हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे कोशिका के बारे में। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कोशिका से संबंधित जितने भी ऑनलाइन और क्वेश्चन होंगे उन सबके बारे में पढ़ेंगे। कंप्लीट कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोशिका की खोज किसने की? तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। 1665 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न हमारा, जीवित कोशिका का अवलोकन किसने किया था? तो जीवित कोशिका का अवलोकन एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया था। एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया था। अगला प्रश्न, कोशिका को जीवन की इकाई किसने कहा? अगला प्रश्न है हमारा, कोशिका को जीवन की इकाई किसने कहा? तो थियोडोर स्वान ने कहा था। कौन? थियोडोर स्वान ने कोशिका को क्या जीवन की इकाई कहा था। कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या है? तो कोशिका का जो नियंत्रण केंद्र क्या है? न्यूक्लियस होता है। कोशिका का जो नियंत्रण केंद्र होता है क्या है? तो कोशिका का जो नियंत्रण केंद्र होता है बच्चों क्या होता है? न्यूक्लियस नाभिक होता है। ओमनी सेलुला ई सेलुला किसने कहा था? ओमनी सेलुला और ई सेलुला किसने कहा था? ओमनी सेलुला और ई सेलुला रुडोल्फ विर्चो ने कहा था। रुडोल्फ विर्चो ने कहा था। कोशिका का पावर हाउस क्या कहलाता है? कोशिका का पावर हाउस कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। प्रोटीन प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो कोशिका के राइबोसोम का प्रोटीन संश्लेषण होता है। से राइबोसोम का प्रोटीन संश्लेषण होता है। अगला प्रश्न, कोशिका झिल्ली की प्रकृति कैसी होती है? कोशिका झिल्ली की प्रकृति कैसी होती है? तो चयनात्मक परागमक होती है। सेलेक्टिव परमिएबल होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, पादप कोशिका में कौन सा अतिरिक्त भाग पाया जाता है? पादप कोशिका में कौन सा अतिरिक्त भाग पाया जाता है? तो कोशिका भित्ति पाया जाता है। कोशिका भित्ति क्या होता है? अधिक पाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो और इसका उत्तर होगा बच्चों, नाभिक में पाया जाता है। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो इसका उत्तर होगा माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा क्या सबसे छोटी कोशिका है? सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा है। अगला प्रश्न में, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडे का होता है। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो जो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है वो क्या होता है? वो सबसे बड़ी कोशिका होता है। कोशिका द्रव्य क्यों कहा जाता है? कोशिका द्रव्य क्यों कहा क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य को क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य को क्या कहते हैं? तो कोशिका द्रव्य को साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कोशिका द्रव्य क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य को क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म कहते हैं। अगला प्रश्न है, कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? जो कोशिका की झिल्ली होती है वो लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। अगला प्रश्न है, कोशिका का अध्ययन किस भाषा में होता है? कोशिका का अध्ययन किस भाषा में होता है? जो कोशिका का हम खोज किसने किया था? किस अध्ययन में हुआ था? तो उसको हम साइटोलॉजी कहते हैं। तो साइटोलॉजी कोशिका का अध्ययन कहलाता है। सुसाइड बैग किसे कहते हैं? अगला प्रश्न हमारा, सुसाइड बैग किसे कहते हैं? तो सुसाइड बैग लाइसोसोम को कहते हैं। सुसाइड बैग लाइसोसोम को कहते हैं। अगला प्रश्न है, कोशिका विभाजन कितने प्रकार होते हैं? कोशिका विभाजन कितने प्रकार होते हैं? तो दो। कोशिका का जो विभाजन होता है, एक कोशिका से दूसरी कोशिका तीसरी कोशिका बनती है, उसका कैसे होता है? दो विभाजन होता है, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस और मियोसिस। ठीक है। अगला प्रश्न है, माइटोसिस कहाँ होता है? माइटोसिस कहाँ होता है? शरीर की कोशिकाओं में। माइटोसिस कहाँ होता है? तो शरीर की कोशिकाओं में माइटोसिस होता है। मियोसिस कहाँ होता है? मियोसिस अगला प्रश्न है हमारा, मियोसिस कहाँ होता है? तो मियोसिस जनन कोशिकाओं में होता है। जो माइटोसिस होता है वो शरीर की कोशिकाओं में होता है। जो मियोसिस होता है वो जनन कोशिकाओं में होता है। कहाँ होता है? जनन कोशिकाओं में होता है। अगला प्रश्न, कोशिका झिल्ली का मॉडल किसने दिया था? जो कोशिका झिल्ली का जो मॉडल था उसने किया था एस.जे. सिंगर और तथा ग्रॉथ निकोलसन ने दिया था। ग्रॉथ निकोलसन ने दिया था। अगला प्रश्न, कोशिका की खोज किसने और कब किया था? तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। कोशिका की खोज किसने किया था और कब किया था? तो कोशिका की जो खोज थी उसका उत्तर होगा जो रॉबर्ट हुक और सन 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? कोशिका सिद्धांत मैथियस स्लाइडेन और थियोडोर स्वान ने दिया था। जो कोशिका का सिद्धांत था, थ्योरी था, वो मैथियस लाइडेन और थियोडोर स्वान ने दिया था। नई कोशिका किससे बनी होती है? नई कोशिका किससे बनती है? रुडोल्फ विर्चो के अनुसार पुरानी कोशिकाओं से। रुडोल्फ विर्चो के जो अकॉर्डिंग उन्होंने कहा था जो नई कोशिका होती है किससे निर्मित होती है? पुरानी कोशिकाओं से निर्मित होती है। अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न है कि कोशिका का द्रव्य क्या कहलाता है। कोशिका का द्रव्य जो होता है उसको क्या कहलाता है। तो उसका उत्तर होगा साइटोप्लाज्म कहलाता है। क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म। डीएनए कहाँ पाया जाता है? जो डीएनए होते हैं कहाँ पाए? कोशिका भित्ति में डीएनए पाया जाता है। डीएनए कहाँ पाया जाता है? जो कोशिका है, कोशिका में डीएनए कहाँ पाए? कोशिका में डीएनए कोशिका भित्ति में पाया। अगला प्रश्न, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा है। अगला प्रश्न है हमारा, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। और इसका उत्तर होगा सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो सबसे बड़ी होगा, और इसका आंसर होगा शुतुरमुर्ग का अंडा। अगला प्रश्न है हमारा कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कोशिका का साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न, लाइसोसोम को क्या कहते हैं? लाइसोसोम को सुसाइड बैग कहते हैं। कोशिका की झिल्ली किससे बनी होती है? कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन से। जो कोशिका की झिल्ली होती है किससे बनी होती है? कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। अगला प्रश्न, राइबोसोम किसका निर्माण होता है? राइबोसोम में किसका निर्माण होता है? तो प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न, माइटोकॉन्ड्रिया क्या बनाता है? अगला प्रश्न है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या बनाता है? तो इसका उत्तर होगा एटीपी। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बनाता है। अगला प्रश्न है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पूरा नाम क्या है? ईआर का पूरा नाम क्या है? तो ईआर का नाम, जो ईआर होते हैं वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाते हैं। अगला प्रश्न, एसईआर का क्या कहलाता है? स्मूथ। इंडोप्लाज्मिक में दो प्रकार के होते हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो लिपिड का संश्लेषण, लिपिड का निर्माण करता है। और जो रग इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। देखिए, तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या कार्य क्या है? तो इसका उत्तर होगा लिपिड का बनाना या लिपिड का संश्लेषण करना होता है। अगला प्रश्न है, रग इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या कार्य है? तो इसका उत्तर होगा प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है। अगला प्रश्न, गोल्जी तंत्र का कार्य क्या है? जो गोल्जी तंत्र होती है उसका, गोल्जी बॉडी का क्या कार्य है? तो वो पैकेजिंग और सिक्रेशन का कार्य, यानी स्राव का कार्य करती है। पैकेजिंग और सिक्रेशन यानी स्राव का कार्य करती है। क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है? जो क्लोरोप्लास्ट होता है पौधों में कहाँ पाया जाता है? पादप कोशिकाओं में जो क्लोरोप्लास्ट होता है पाया जाता है। कि क्लोरोफिल कहाँ होता है? अगला प्रश्न, क्लोरोफिल कहाँ होता है? तो इसका उत्तर क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है। अगला प्रश्न, कोशिका विभाजन कितने प्रकार के होते हैं? तो कोशिका विभाजन में दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? मियोसिस और माइटोसिस। जो मियोसिस होती है जनन कोशिका में, तो माइटोसिस कहाँ होती है? शरीर की कोशिकाओं में होती है। माइटोसिस माइटोसिस किस में होता है? तो माइटोसिस शरीर की कोशिकाओं में होता है। मियोसिस किस में होता है? तो मियोसिस जनन कोशिका में होता है। माइटोसिस में कितनी पुत्री कोशिकाएं बनती है? माइटोसिस जो होता है उसमें दो बनती है। ठीक है, माइटोसिस में कितनी पुत्री कोशिकाएं बनती है? दो बनती है। जो मियोसिस होता है, मियोसिस, अगला प्रश्न, मियोसिस में कितनी पुत्री कोशिकाएं बनती है? डॉटर सेल्स कितनी बनती है? तो 4। मियोसिस में कितनी पुत्री कोशिकाएं बनती है? तो 4। ठीक है। अगला प्रश्न है, कोशिका झिल्ली का मॉडल किसने दिया था? कोशिका झिल्ली का मॉडल किसने दिया था? एस एस जे सिंगर और ग्रोथ निकोलसन ने दिया था। ठीक है। कोशिका का आकार किन पर निर्भर करता है? किन पर निर्भर करता है? जो कोशिका का आकार है, कोशिका का आकार किस पर निर्भर करता है? कोशिका आकार किस पर निर्भर करता है? कार्य पर। कहाँ पर? कार्य पर निर्भर करता है। नाभिक में क्या पाया जाता है? नाभिक में डीएनए पाया जाता है। अगला प्रश्न है, नाभिक में क्या पाया जाता है? तो नाभिक में क्या डीएनए पाया जाता है। अगला प्रश्न, न्यूक्लियोलस का कार्य क्या है? न्यूक्लियोलस का कार्य क्या है? तो इसका उत्तर है राइबोसोम को बनाना। राइबोसोम को बनाने का तो न्यूक्लियोलस का कार्य होता है। अगला प्रश्न, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है कोशिका झिल्ली। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं। अगला प्रश्न, कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? इसका उत्तर होगा सेलुलोज से। अब अगला प्रश्न है, वैक्यूल का कार्य क्या है? वैक्यूल का जो कार्य क्या है? तो उसका उत्तर होगा भंडारण। जो वैक्यूल का जो कोशिका में कार्य, वो क्या, भंडार का कार्य करते हैं, जो स्टोरेज का कार्य करते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि जंतु कोशिकाओं में क्या नहीं होती है? जंतु कोशिकाएं पादप कोशिका से कैसे भिन्न होती हैं? तो इसका उत्तर होगा जंतु कोशिकाएं में क्या नहीं होती है? तो पादप कोशिका भित्ति नहीं होती। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, लेकिन पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि
साइटोस्केलेटन का कार्य क्या है? साइटोस्केलेटन का क्या कार्य है? तो इसका उत्तर होगा संरचना बनाए रखना। जो साइटोस्केलेटन का कार्य क्या है? तो इसका उत्तर होगा संरचनाएं बनाए रखने का कार्य करता है। ठीक है, अगला प्रश्न, पराक्सीसोम का कार्य क्या है? पराक्सीसोम का कार्य क्या है? तो इसका उत्तर होगा कि विषैले पदार्थों का अपघटन करता है। क्या करते हैं? पराक्सीसोम का क्या कार्य है? तो पराक्सीसोम जो कार्य कोशिका में विषैले पदार्थों का अपघटन करना होता है। अगला प्रश्न है कि सेंट्रोल कहाँ पाया जाता है? सेंट्रोसोम कहाँ पाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा स्पिंडल बनाना। सेंट्रोसोम कहाँ पाया जाता है? स्पिंडल बनाना में पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कोशिका का विभाजन कब होता है? कोशिका का विभाजन कब होता है? तो कोशिका चक्र में होता है। कोशिका का विभाजन कब होता है? तो कोशिका चक्र में कोशिका विभाजन होता है। अगला प्रश्न, इंटरफेज क्या है? इंटरफेज क्या है? इंटरफेज क्या होता है? तो इसका उत्तर होगा वृद्धि और डीएनए प्राकृतिक का चरण। डीएनए और जब वृद्धि होती है तो डीएनए प्राकृतिक का चरण स्टार्ट होता है। ठीक है, अगला फेज प्रश्न है एस फेज में क्या होता है? एस फेज में क्या होता है? तो इसका उत्तर होगा डीएनए की प्रतिकृति होती है। डीएनए की क्या होती है? प्रतिकृति होती है। अगला प्रश्न, जीवन फेज में क्या होता है? जीवन फेज में क्या होता है? ग्रोथ यानी वृद्धि होती है। जीवन फेज में क्या होता है? वृद्धि होती है। अगला फेज है, अगला प्रश्न है कि G2 फेज में क्या होता है? G2 फेज में क्या होता है? विभाजन की तैयारी होती है। एस फेज में क्या होता है? डीएनए की प्रकृति होती है। जीवन फेज में क्या होता है? वृद्धि होती है। और G2 फेज में क्या होता है? G2 फेज में क्या होता है? उसका उत्तर विभाजन की तैयारी होती है। अगला प्रश्न है कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो नाभिक। कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण जो ऑर्गन होता है वो कौन सा होता है? नाभिक होता है। अगला प्रश्न है कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य क्या है? कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य क्या है? तो उसका उत्तर पदार्थों का नियंत्रण। पदार्थों का नियंत्रण होता है। अगला प्रश्न है कोशिका क्यों महत्वपूर्ण है? अगला प्रश्न है कोशिका क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका उत्तर यह जीवन की मूल इकाई होती है। क्या ये जीवन की मूल इकाई है? कोशिका क्यों महत्वपूर्ण है? तो यह जीवन की मूल इकाई है। अगला प्रश्न है कोशिका झिल्ली फ्लूइड मोजेक मॉडल किसने दिया था? तो अगला प्रश्न है हमारा कोशिका झिल्ली का फ्लूइड मोजेक मॉडल किसने दिया था? मोजेक मॉडल किसने दिया था? तो उसका उत्तर होगा एस जेनसिंगर और ग्रोथ निकोलसन ने दिया था। अगला प्रश्न, कोशिका झिल्ली में मुख्य लिपिड कौन सा होता है? कोशिका झिल्ली में जो मुख्य लिपिड कौन सा होता है? तो इसका उत्तर होगा फास्फोलिपिड होता है। ठीक है, इसका प्रश्न है फास्फोलिपिड बाइलेयर की भी विशेषता क्या है? फास्फोलिपिड बाइलेयर की विशेषता क्या है? तो एम्पीपैथिक प्राकृतिक होते हैं। अगला प्रश्न है झिल्ली प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं? झिल्ली प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं? तो झिल्ली प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं? तो इंटेग्रल और पेरिफेरल प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है फैसिलेटेड डिफ्यूजन में क्या आवश्यक होता है? फैसिलेटेड डिफ्यूजन में क्या आवश्यक होता है? तो कैरियर प्रोटीन क्या होती है? आवश्यक होती है। अगला प्रश्न है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए क्या आवश्यक होता है? एटीपी। जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए क्या आवश्यकता होता है? तो इसका आंसर होगा एटीपी होता है। अगला प्रश्न, इंडोसाइटोसिस कितने प्रकार का होता है? इंडोसाइटोसिस कितने प्रकार का होता है? तो ये दो प्रकार का फाइगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस होता है। फाइगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस होता है। अगला प्रश्न है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए कहाँ होता है? तो न्यूक्लियॉइड में डीएनए होता है। इसका उत्तर होगा अगला प्रश्न है हमारा जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए कहाँ होता है? तो न्यूक्लियॉइड में होता है। अगला प्रश्न, यूकैरियोटिक कोशिकाओं का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनका जो कोशिका का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? नाभिक होता है। क्या होता है? नाभिक होता है। अगला प्रश्न, न्यूक्लियोलस का मुख्य कार्य क्या है? न्यूक्लियोलस का कार्य, इसका उत्तर आरएनए संश्लेषण होता है। अगला प्रश्न, राइबोसोम किससे बना होता है? आरएनए और प्रोटीन से बना होता है। अगला प्रश्न, राइबोसोम किससे बना होता है? तो आरएनए और प्रोटीन से बना होता है। अगला प्रश्न, 70S राइबोसोम कहाँ पाया जाता है? तो 70S राइबोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। 70S राइबोसोम कहाँ पाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। गोल्जी एपेरेटस की खोज किसने की थी? तो कैमिलो गोल्जी ने की थी। गोल्जी एपेरेटस की खोज किसने की थी? तो कैमिलो गोल्जी ने की थी। अगला प्रश्न है जो गोल्जी बॉडी होता है उसका मुख्य कार्य क्या है? तो प्रोटीन का संशोधन करता है और पैकेजिंग करता है। प्रोटीन का संशोधन करता है और साथ में पैकेजिंग भी करता है। ठीक है, लाइसोसोम में कौन से एंजाइम होते हैं? लाइपोसोम होते हैं। जो हमारा प्रश्न है कि जो लाइसोसोम में कौन सा एंजाइम पाया जाता है?
तो लाइसोसोम में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम पाया जाता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि लाइसोसोम को सुसाइड बाय क्यों कहते हैं? लाइसोसोम को सुसाइड बाय क्यों कहते हैं? तो जो इसका उत्तर होगा ऑटोलाइसिस के कारण होता है। ऑटोलाइसिस के कारण होता है। जो प्रॉक्सीसोम का कार्य क्या है? प्रॉक्सीसोम का क्या है? डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन का कार्य करते हैं। जो प्रॉक्सीसोम होते हैं वो क्या, उनका कार्य क्या होता है? डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं। अगला प्रश्न, माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए कैसा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए कैसे होता है? तो इसका उत्तर होगा सर्कुलर डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए कैसे होता है? तो इसका उत्तर सर्कुलर डीएनए होता है। अगला प्रश्न, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? तो सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल कहते हैं। सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स कहते हैं। अगला प्रश्न, क्रिस्टी क्या है? क्रिस्टी क्या है? अगला प्रश्न, क्रिस्टी क्या है? तो इसका उत्तर माइटोकॉन्ड्रिया के इंटरमेम्ब्रेन फोल्ड होते हैं। आपने देखा होगा जो माइटोकॉन्ड्रिया के ये जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये अंदर की तरह मुड़ी हुई संरचना ऐसे 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 होती है, तो इसको हम, ये जो मुड़ी होती है इसको क्रिस्टी कहते हैं। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन। क्रिस्टी क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन को हम फोल्ड करते हैं। ठीक है, फोल्ड। अगला प्रश्न है, एटीपी सिंथेसिस कहाँ होती है? एटीपी सिंथेसिस कहाँ होती है? तो एटीपी जहाँ जहाँ कहाँ एटीपी कहाँ बनता है? तो एटीपी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में पाया जाता है। जो इनर मेम्ब्रेन होता है यहाँ पे, क्या होता है? उसमें क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का निर्माण होता है। अगला प्रश्न, क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में जो प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो वो थैलेकोइड में। उत्तर होगा थैलेकोइड में होता है। अगला प्रश्न, स्ट्रोमा क्या है? अगला प्रश्न हमारा है कि स्ट्रोमा क्या है? इसका उत्तर होगा क्लोरोप्लास्ट का फ्लूइड मैट्रिक्स होता है। जो क्लोरोप्लास्ट का क्या फ्लूइड मैट्रिक्स होता है। अगला प्रश्न, साइटोस्केलेटन के घटक कौन कौन से? साइटोस्केलेटन के जो घटक होते हैं वो कौन कौन से? तो माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, माइक्रो इंटरमीडिएट फिलामेंट होते हैं। अगला प्रश्न है कि माइक्रोट्यूब्यूल किससे बने होते हैं? जो अगला प्रश्न है हमारा कि जो माइक्रोट्यूब्यूल किससे बने होते हैं? तो ट्यूबुलिन से। ट्यूबुलिन से क्या होता है? बने होते हैं। अगला प्रश्न, सेल साइकिल को किसने वर्णित किया था? सेल साइकिल को किसने वर्णित किया था? तो इसका उत्तर होगा हावर्ड टेमिन। हावर्ड टेमिन ने सेल साइकिल, जो कोशिका साइकिल, कोशिका चक्र होता है, उसको किसने वर्णित किया था? तो हमारा उत्तर होगा कि हावर्ड टेमिन ने क्या कहा था? सेल साइकिल को वर्णित किया था। अगला प्रश्न, सेल साइकिल क्या है? सेल साइकिल। अगला प्रश्न है कि चेक पॉइंट कंट्रोल कहाँ होता है? चेक पॉइंट कंट्रोल कहाँ होता है? तो चेक पॉइंट कंट्रोल G1 और G2 फेज में होता है। चेक पॉइंट कंट्रोल कहाँ होता है? तो G1 और G2 फेज में होता है। अगला प्रश्न, माइटोसिस के कितने चरण होते हैं? माइटोसिस के कितने चरण होते हैं? 4। माइटोसिस के कितने चरण होते हैं? 4 होते हैं। अगला प्रश्न, प्रोफेज में क्या होता है? प्रोफेज में क्या होता है? प्रोफेज में क्या होता है? तो प्रोफेज में क्रोमोसोम और कॉन्डेंसेशन होता है। कॉन्डेंसेशन होता है प्रोफेज में, क्रोमोसोम और कॉन्डेंसेशन होता है। अगला प्रश्न, मेटाफेज क्या होता है? मेटाफेज क्या होता है? क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेट पर आते हैं। इक्वेटोरियल प्लेट पर आते हैं। क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेट पर आते हैं। अगला प्रश्न, एनाफेज में क्या होता है? एना सिस्टर क्रोमेटिड अलग होते हैं। एनाफेज में क्या होता है? एनाफेज में जो सिस्टर क्रोमेटिड के अलग होते हैं। अगला प्रश्न है टीलोफेज में क्या होता है? अगला प्रश्न है टीलोफेज में क्या होता है? तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है? बनाती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाती है। टीलोफेज में क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाती है। अगला प्रश्न, मियोसिस का मुख्य उद्देश्य क्या है? मियोसिस का मुख्य उद्देश्य जेनेटिक वेरिएशन। जेनेटिक वेरिएशन होता है। मियोसिस का मुख्य उद्देश्य क्या है? मियोसिस का मुख्य पर्पज है इम्पोर्टेंट जेनेटिक वेरिएशन का। ठीक है, अगला प्रश्न है क्रॉसिंग ओवर कब होता है? क्रॉसिंग ओवर कब होता है? तो प्रोफेज 1 में। क्रॉसिंग ओवर कब होता है? प्रोफेज 1 में क्या क्रॉसिंग ओवर होता है। अगला प्रश्न है सिनेप्सिस क्या है? सिनेप्सिस क्या है? सिनेप्सिस होमोलॉगस क्रोमोसोम का पेयरिंग होता है। सिनेप्सिस क्या है? होमोलॉगस क्रोमोसोम का पेयरिंग होता है। ऑर्गन निकल गया है। सिनेप्सिस क्या होता है? सिनेप्सिस होमोलॉगस क्रोमोसोम का पेयरिंग होता है। अगला प्रश्न, सेल प्लेट कहाँ बनती है? सेल प्लेट जो होती है कहाँ बनती है? सेल प्लेट पादप कोशिका में बनती है। सेल प्लेट कहाँ बनती है? तो सेल प्लेट पादप कोशिका में बनती है। अगला प्रश्न है
क्लीवेज फरो कहाँ वो कहाँ बनता है? जो क्लीवेज फरो होता है वो कहाँ बनता है? तो ये क्लीवेज फरो जंतु कोशिका में बनती है। सेल प्लेट कहाँ बनती है? पादप कोशिका में। जो क्लीवेज फरो होता है वो कहाँ बनता है? जंतु कोशिका में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, एपोप्टोसिस क्या है? एपोप्टोसिस क्या है? एपोप्टोसिस क्या है? एपोप्टोसिस क्या है? इस एपोप्टोसिस क्या है? तो इसका उत्तर होगा प्रोग्रामेड सेल डेथ होता है। प्रोग्रामेड सेल डेथ होता है। प्लीज वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज ना भूलें।